हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट पल्लवी पाठक और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ मेरे बनाए हुए प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिल रही होगी, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों का। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो मैंने सेक्शन 498 ए से बचने के कानूनी पैंतरों के ऊपर बनाया है। अब इसके अंतर्गत मैं आपको यही सारी चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पे मैं महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए नहीं बताऊंगी, क्योंकि उनको सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए सेक्शन 498 ए बनाया है, ताकि शादी के बाद उनके पति या उनके पति के नातेदार या रिश्तेदार उनके ऊपर क्रूरता ना कर सके, किसी भी तरीके की बदसलूकी ना कर सके। उनके लिए बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, लेकिन पतियों के लिए इस तरीके का ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया है। तो ऐसा क्या करें जिससे उनको थोड़ा रिलीफ मिले, थोड़ी राहत मिले। सेक्शन 498 ए के तहत बिना किसी गलती के भी उनको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अब बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं और बहुत से लोग जागरूक भी हो चुके हैं। ये वही 14 से 15 पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि ऐसी कोई गलती ना करें अगर आपके ऊपर सेक्शन 498 ए लग चुका है या शुरुआती दौर में हैं आप। अगर इस तरीके का हरकत अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके जो केस है सेक्शन 498 ए उसमें कुछ प्लस पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो तलाक घरेलू हिंसा धारा सेक्शन 498 के सेक्शन 498 ए के केस में जो कानूनी पैंतरे होते हैं, उनमें से जो पहला है कि अगर आप किसी महिला थाना में जब भी जाएं, तब आप शिकायतकर्ता के साथ साथ परिसर में ना घुसें। इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। कोशिश करें कि आप उनसे पहले या उनके बाद में ही जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट है कि अदालत में अगर आपने किसी गुप्त शत्रु को अपनी ओर से गवाह बनाने की गलती करी है, तो उसे तुरंत बदल दें, क्योंकि हो सकता है वो आपकी वाइफ से मिलके या आपकी वाइफ की फैमिली से मिलके आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर सामने से भी आके अगर आपका शत्रु आपसे बोल रहा है, आपका दुश्मन अगर आपसे बोल रहा है कि आप तो सही थे, आपकी बीवी गलत थी, मैं गवाही दूँगा, तो इस तरीके की भूल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें वहाँ पे। तीसरा पॉइंट है कि यदि आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध अगर गंभीर किस्म के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, तो आप भी उस पर गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाएँ, बेझिझक लगाएँ, बिल्कुल ना शर्माएँ, क्योंकि उसने भी तो लगाया है। चौथा पॉइंट है कि यदि आपको लगता है कि आपका केस कमज़ोर है और कमज़ोर पड़ रहा है, तो अपने वकील को मामले को लंबा घसीटने की हिदायत दें। इससे क्या होगा, आपको डेट्स मिलेंगी और डेट्स मिलने की वजह से आपके पास थोड़ा समय हो जाएगा और आप अपने लिए कुछ सबूत इकट्ठा कर सकेंगे। ये एक प्लस पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। पाँचवा पॉइंट है कि उससे उसी की भाषा में बात करें। अगर वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर वो वहाँ पे हाथ उठा रही है, तो आप भी वहाँ पे सबके सामने उसके ऊपर हाथ उठा दें। वो जिस लैंग्वेज में आपसे बात कर रही है, आप भी उसी लैंग्वेज में उससे बात करने की कोशिश करें। अगर वो चिल्ला रही है तो उसको भी चिल्लाकर वहाँ पे शांत करने की कोशिश करें, उसको हावी ना पड़ने दें। और अगर आप मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े हैं तो कृपया करके शांत रहने की कोशिश करें। वहाँ पे मैजिस्ट्रेट ये देखकर ही हतप्रभ हो जाएगा कि जब यहाँ ये इतने लोगों के बीच में चिल्ला रही हैं, तो घर में ये आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही होंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपकी बीवी कोर्ट में, भरी सभा में अगर चिल्ला रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, आपके ऊपर सामान फेंकने की कोशिश कर रही हैं, संयम बना के रखिए और शांत रहिए। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर लांछन लगा रही है कि आप उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, या आपकी उनकी मर्ज़ी हो या ना हो आप उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर भी अगर गलत तरीके का आरोप लगा रही हैं, तो आप भी उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी तरीके की हाथापाई करने के लिए मना कर रही हूँ, संयम बरतने के लिए कह रही हूँ। अब जो छठा पॉइंट है कि मुश्किलों को रिश्वत के रास्ते से हल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लग रहा है कि रिश्वत दे के अगर आप सामने अपनी वाइफ के वकील को पैसे देकर आप उनको खरीद सकते हैं, तो इस तरीके की गलती बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि रिकॉर्डिंग कर ली जाए आपके ऑडियो की या वीडियो की, और वो चीज़ आपके खिलाफ चली जाए। बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है ये आपकी बीवी का षड्यंत्र हो सकता है उनके वकील आपके पास आए हों कि आप इतना पैसा दे दीजिए तो मैं मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दूँगा, आप ज़मानत पे भी रिहा हो जाएँगे, आपके माता-पिता भी रिहा हो जाएँगे। ऐसी गलती करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कीजिएगा।
अगर इस तरीके की कोशिश आप करते हैं तो हो सकता है आप उनके किसी कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र में फंस सकते हैं। तो 7वां पॉइंट है कि विवाह विच्छेद याचिका यानी कि तलाक की याचिका, जो कि सिंपल शब्द में है, केवल परपुरुष गमन अथवा क्रूरता अथवा लैंगिक रोग के आधार पर ही प्रेषित करें वहाँ पे। और जो 8वां पॉइंट है वो है कि कुछ इसी तरह यदि आप अगर परस्पर सहमति विवाह विच्छेद का आवेदन प्रेषित करते हैं तो आपको अपना विवाह विलुप्त करने से पहले यह ज़रूर लिखना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच कोई मतभेद शेष नहीं है। ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों पे। 9वां पॉइंट है कि कभी भी तफ्तीश या अफसर या जन अभियोक्ता से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और जो 10वां पॉइंट है कि कभी भी अपनी पत्नी से यह मांग ना करें कि वह अपना आक्षेप वापस ले लें। आक्षेप का तात्पर्य है जो उन्होंने आरोप लगाया है आपके ऊपर, ठीक है। 11वां पॉइंट है कि अपनी पत्नी और उसके जो माता पिता को अपने माता पिता के घर में घुसने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा हेतु याचिका वहां पे प्रेषित कर दें, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 12वां पॉइंट है कि किसी भी हाल में अपने माता पिता को अखबार में दिए गए नोटिस के जरिए आपको संपत्ति से बेदखल न करने दें, ठीक है। और उसके बाद 13वां पॉइंट है कि अपना निवास स्थान कतई न बदलें, बिल्कुल भी किसी भी दबाव में आके आप अपना निवास स्थान नहीं बदलेंगे, नहीं तो ये आपके केस को डिमोटिवेट करेगी और आपको माइनस पॉइंट मिल सकता है सेक्शन 498A के अंतर्गत। 14वां पॉइंट है कि जवाबी मुकदमे में मुआवजे दायर करें, सॉरी मुआमले में दायर करें, ठीक है। और उसके बाद 15वां पॉइंट है कि अगर आप याद रखें कि चोरों को चालाकी से ही पकड़ा जा सकता है, आप भी उनके खिलाफ किसी भी तरीके का वीडियो बना सकते हैं, या आप जैसे वो पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं आप भी कुछ ऐसे पैतरे इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्शन 498A से बचने के लिए। अगर आपकी पत्नी आपसे इस तरीके से बात कर रही है, जिस लहजे में या जिस तरीके से बात करना चाहिए एक पत्नी को, वो वैसे बात नहीं कर रही है और गलत तरीके से बात कर रही है, तो आप अपने किसी रिलेटिव को बोलिए कि चुपके से वो उसका वीडियो बनाए आपसे बात करते हुए, और वो वीडियो आप कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे बनाए हुए इस वीडियो में ये जो मैंने 14 to 15 पॉइंट्स बताए हैं आपके लिए लाभप्रद होगा। कोशिश कीजिएगा संयम बरतने की, पत्नी कोई भी आरोप लगा रही हो संयम रखें, निडर होकर बात करें, डरने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने या महिला पुलिस थाने में अगर आप डर के बात करते हैं तो वो डर आपके ऊपर हावी हो सकता है, और वो हावी होने के बाद आप हो सकता है कि सेक्शन 498A के तहत दोषी करार हो जाए, क्योंकि अगर आपकी ज़बान लड़खड़ाएगी तो मजिस्ट्रेट एंड पुलिस वाले आपको दोषी ही समझेंगे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये शायद आपने सुना ही होगा कि जो चोरी करता है वही डरता है। तो अगर आपने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, उनसे दहेज की मांग नहीं की है, आपके परिवार वालों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है आपकी पत्नी के साथ, तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत से मामले ऐसे देखे जा रहे हैं सेक्शन 498A के तहत कि पतियों के ऊपर 80% मामले फ्रॉड तरीके से सेक्शन 498A को लगा के दायर किया जा रहा है, और कोर्ट इस बात को समझ रही है और उन पतियों को बाइज्जत रिहा कर रही है। उम्मीद करती हूँ मेरे आज के वीडियो में जो सेक्शन 498A से पीड़ित पति हैं उनको काफ़ी लाभप्रद और काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। इसी तरीके से मेरे वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।